हेलो एवरीवन, हिंदी अब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं एक खंड काव्य जिसका शीर्षक है जय सुभाष। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे थे कि मैम एग्जाम से पहले आप खंड काव्य करा दीजिए। ठीक है, तो उनकी डिमांड पर हम लोग आज के इस वीडियो में एक खंड काव्य पढ़ेंगे। अब सवाल तो उठता है कि खंड काव्य से प्रश्न उत्तर कैसे आते हैं। ठीक है, तो जैसे आ गया ये जय सुभाष खंड काव्य। ठीक है, तो इसमें 7 सर्ग हैं। 7 सर्ग मतलब कि 7 अध्याय हैं। ठीक है, तो इनका एक तो क्वेश्चन है, ये बनता है कि जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण कीजिए। पहला प्रश्न ये बनता है। दूसरा प्रश्न ये आ जाएगा, ये हो सकता है कि जय सुभाष खंड काव्य के 7 सर्ग का की कथा वस्तु का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, फिर आपके उसके एक एक सर्ग का अलग अलग से भी प्रश्न बन के पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को सारे दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जान लेते हैं जय सुभाष के लेखक कौन है। जय सुभाष खंड काव्य के लेखक है विनोद चंद्र पांडे। ठीक है, जिन्हें पांडे जी कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो अब जानते हैं कि इस खंड काव्य में लेखक ने किसके बारे में बताया है, क्या बात की है। लिखा हुआ है, प्रस्तुत खंड काव्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व और आदर्श गुणों का परिचय प्रदान करने वाली एक सुंदर रचना है। यानी कि इसका तात्पर्य है कि इस खंड काव्य में हम हमारे नेता सुभाष चंद्र बोस जी के व्यक्तित्व के बारे में, उनके गुणों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, लिखा है कि इस काव्य का संपूर्ण कथानक 7 वर्गों में, ठीक है, 7 सर्गों में। अब ये जो खंड काव्य है इसको कवि ने, लेखक ने 7 सर्गों में, सर्ग का मतलब होता है अध्याय, तो इसको 7 अध्यायों के बारे में बताया, जिसमें हमें देखने को मिलेगा सुभाष चंद्र बोस के जीवन के विभिन्न पहलू। ठीक है, चलिए तो हम ले स्टार्ट करते हैं हमारा पहला सर्ग, यानी कि प्रथम सर्ग। तो इसमें जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है इनके जीवन के बारे में बताया गया कि इनका जन्म कब हुआ, इन्होंने क्या शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। ठीक है, तो लिखा है सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक यानी कि उड़ीसा राज्य में हुआ था। ठीक है, याद रखना, अगर कहीं इनका जन्म पूछ लिया जाए तो इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 1897 को कटक यानी कि उड़ीसा राज्य में कटक नामक जगह पे हुआ था। अब इनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस और माता का नाम प्रभावती देवी था। ठीक है, अब यहाँ पर उनके जीवन की आरंभिक परिचय दिया गया, उनका माता पिता का नाम बताया गया है। बड़े होने पर सुभाष ने अपनी तीव्र बुद्धि का परिचय दिया। अब जब वो बड़े हुए तो लोगों ने उनकी तेज बुद्धि से लोग अवगत हुए। तो लिखा है, इन्होंने अपने परिश्रम एवं लगन से सभी शैक्षिक परीक्षाओं में उत्तम अंक प्राप्त किए। अब ये जो भी एग्जाम देते थे, जो भी परीक्षा देते थे, तो उसमें ये बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, लगन से एग्जाम देते थे, इसलिए इनको सब में अच्छे अंक प्राप्त होते थे। ठीक है, लिखा है, प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ते समय ऑटेन नामक अंग्रेज प्रोफेसर द्वारा भारतीयों की निंदा सुनकर उन्होंने उसके गाल पर एक तमाचा मारकर स्वाभिमान, देशभक्ति एवं साहस का अद्भुत उदाहरण दिया। अब यहाँ पर लेखक ने एक घटना का जिक्र किया है कि भाई एक बार की बात है, जो सुभाष चंद्र बोस जब जिस कॉलेज में पढ़ते थे तो वहां के कॉलेज का एक प्रोफेसर था, अंग्रेज प्रोफेसर था, तो उसने क्या किया, भारतीयों की निंदा कर दी। तो भारतीयों की निंदा सुनकर अब जो जवाहरलाल नेहरू थे तो उनके मन में स्वाभिमान और देशभक्ति की भावना आई, तो उन्होंने उठ के अपने उस प्रोफेसर को एक गाल पे एक तमाचा मार दिया। तो लिखा है कि इसके बाद इन्होंने बीए की परीक्षा तथा विदेश जाकर आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की मतलब कि पास की। आगे बताया है कि महात्मा गांधी और देश बंधु चित्तरंजन दास से प्रभावित होकर सरकार द्वारा प्रदत्त आईसीएस के उच्च पद को त्याग दिया और स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित हो गए। अब जब ये इतने पढ़े लिखे थे तो इन्हें सरकार से एक ये सरकारी अफसर बन गए। लेकिन उस समय क्या था कि भारत जो था अंग्रेजों का गुलाम था, तो चारों तरफ देश में स्वतंत्रता संग्राम की जो चिंगारी थी वो फैली हुई थी। अब यही जो चिंगारी थी, इसी चिंगारी और साथ ही साथ महात्मा गांधी और चित्तरंजन दास से प्रभावित होकर इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने अपने अफसर वाले पद को त्याग दिया और वो भी क्या करने लगे, स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने हिस्सा ले लिया, इसमें सम्मिलित हो गए। तो ये था इसका प्रथम सर्ग। अगर पूछ लिया जाए कि जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर उसके प्रथम सर्ग की कथा वस्तु का संक्षिप्त में लिखिए। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि कब उनका जन्म हुआ, उनके माता पिता का नाम, उन्होंने कौन कौन सी
सी शिक्षाएं अर्जित की। ये सब आपको प्रथम सर्ग में बताना है। आंसर्स आपको ऐसे ही लिखने हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके द्वितीय सर्ग में, जानते हैं कि दूसरे सर्ग की कथा वस्तु क्या है। लिखा हुआ है द्वितीय खंड काव्य के सर्ग में सुभाष के भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लेने का। अब दूसरे सर्ग में बताया गया है कि किस तरह से उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था, ठीक है। लिखा है सन 1921 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में जब असहयोग आंदोलन व्यापक रूप से चल रहा था। सभी जानते हैं कि हमारे देश को आजाद कराने के लिए महात्मा गांधी ने बहुत सारे आंदोलनों को चलाया था। उसमें से एक आंदोलन था असहयोग आंदोलन। तो लिखा है कि जब 1921 में असहयोग आंदोलन जोरों शोरों से चल रहा था, उन्हीं दिनों देशबंधु जी ने एक नेशनल कॉलेज की स्थापना की। तो उन्हीं वक्त क्या हुआ कि देशबंधु जी ने एक नेशनल कॉलेज की स्थापना की, जिसका प्रधानाचार्य उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को बना दिया। उन्हें नियुक्त कर दिया, मतलब उन्हें बना दिया। सुभाष ने छात्रों में देश प्रेम और स्वतंत्रता की भावना जागृत की और राष्ट्रभक्त स्वयंसेवकों की एक सेना तैयार की। अब जब वहां के प्रोफेसर, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वहां का प्रोफेसर बना दिया, तो उन्होंने क्या किया, उनके जितने भी छात्र थे उन सब के दिलों में राष्ट्र प्रेम की भावना को जगा दिया। ऐसा करने से वो जितने भी छात्र थे वो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी बनने के लिए तत्पर हो उठे। लिखा है ये पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा स्थापित स्वराज्य पार्टी के प्रबल समर्थक थे। अब जो पंडित मोतीलाल नेहरू थे उनके द्वारा जो पार्टी बनाई गई थी जिसका नाम था स्वराज पार्टी, तो उससे ये प्रबल समर्थक थे। इन्होंने दल के कई प्रतिनिधियों को काउंसिल में प्रवेश कराया। इन्होंने साथ ही साथ कलकत्ता महापालिका का खूब विकास किया। अब इसमें दूसरे सर्ग में इनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों का वर्णन है कि इन्होंने कलकत्ता महापालिका का बहुत ज्यादा विकास किया। सरकार ने इन्हें अकारण ही अलीपुर जेल में डाल दिया। अब उस वक्त की जो सरकार थी उसने क्या किया, इन्हें एक जेल में डाल दिया, कारावास में डाल दिया। इनका अधिकांश जीवन कारागार में ही व्यतीत हुआ। कारागार में इनका जीवन इसीलिए व्यतीत हुआ क्योंकि ये एक क्रांतिकारी थे और उस समय जो भारत था वो अंग्रेजों का गुलाम था। तो जो अंग्रेजी सेना थी, जो ब्रिटिशर्स थे, वो चिढ़ के हमारे क्रांतिकारियों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जेल में, कारावास में बंदी बना देती। ठीक है, तो ये हो गया इसका दूसरा सर्ग। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जय सुभाष खंड काव्य के द्वितीय सर्ग की कथा वस्तु को संक्षिप्त में लिखे, तो यही सारी बातें आपको अपने आंसर में लिखनी है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण कीजिए, तो आपको उनकी सारी क्वालिटी बताने जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं, आपको वो सारे शीर्षक बना के, हेडिंग्स बना के अच्छे से लिखना है अपने आंसर में। ठीक है, अब आते हैं हम तृतीय सर्ग पे। इसका तीसरा सर्ग है, लिखा है खंड काव्य के तीसरे सर्ग की कथा सन 1928 से प्रारंभ। अब यहाँ पे जो तीसरा सर्ग शुरू हुआ है वो उसमें बताया गया है 1928 के बारे में। ठीक है, लिखा है सन 1928 ईस्वी में कलकत्ता के कांग्रेस के 46वें अधिवेशन में पंडित मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जब जो कलकत्ता का जो कांग्रेस का 46वां अधिवेशन था उसमें मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया। इसी समय लोगों को सुभाष की संगठन कुशलता का परिचय मिला। अब इसी वक्त लोगों ने देखा कि वो किस तरह से लोगों को संगठित करते हैं, इकट्ठा करते हैं। लिखा है इसके बाद सुभाष को कलकत्ता नगर का मेयर निर्वाचित कर, मतलब उन्हें कलकत्ता का मेयर बना दिया गया। इन्होंने पुनः सभाओं में ओजस्वी भाषण दिए, जिनको सुनकर इन्हें सिवनी, भवाली, अलीपुर और मांडले जेल में भेजकर यातनाएं दी गई। अब जब देखा कि ये अपनी भाषणों में बहुत अच्छे से, ये अपनी सभाओं में बहुत अच्छे से भाषण थे, जब इनके विरोधियों ने इनके भाषण सुने तो इन्हें जगह जगह अन्य स्थानों पर इन्हें लगातार जेलों में डाल दिया गया और उनके साथ तरह तरह की यातनाएं दी, उन्हें अनेक कष्ट दिए गए। लिखा है जिससे इनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। अब क्या हुआ, जब इन्हें जेल में, कारागार में डालकर इन्हें तरह तरह से अत्याचार किए गए इन पे, तो इनका जो स्वास्थ्य था, इनकी तबीयत लगातार बिगड़ने लगी। इन्हें स्वास्थ्य लाभ के लिए पश्चिमी देशों में भेजा गया। अब इनके इलाज के लिए इन्हें पश्चिमी देशों में भेजा गया। फिर लिखा है इन्होंने वहां द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक में ये लिखी, वहां पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, फिर लिखा है कि भारत लौटने पर अगले वर्ष हीरापुर के कांग्रेस अधिवेशन में इन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर
सम्मानित किया। और जब ये पश्चिमी देश से पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर वापस भारत लौटे तो इन्हें उस वक्त कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, अब अगर पूछ लिया जाए तीसरा सर्ग, तो आपको तीसरे सर्ग में जो भी घटना, जो भी आपने कहानी सुनी है, यही कहानी आपको अपने आंसर में लिखनी है। ठीक है, तो एक बात और याद रखना, ये जितने भी 9 खंड काव्य है ये अलग अलग जिले में अलग अलग खंड काव्य आना है। तो आपकी बुक में, आपकी पाठ्य पुस्तक के पहले पृष्ठ पे लिखा होगा कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आना है। तो आप सभी को उसको बहुत ध्यान से देखना है और जो खंड काव्य आपके जिले में आपकी परीक्षा में आना है आपको बस वही खंड काव्य याद करना है। क्लियर है सबके लिए? चलिए अब बात करते हैं इसके चतुर्थ सर्ग, मतलब इसके चौथे अध्याय की। ठीक है, लिखा है चतुर्थ सर्ग में हीरापुर अधिवेशन से लेकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना का वर्णन है। अब अभी तक जो तृतीय सर्ग में हीरापुर में इन्होंने अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था, अब उसके बाद यहाँ मतलब चतुर्थ सर्ग में बात हुई थी कि ये किस तरह से हीरापुर अधिवेशन से लेकर फॉरवर्ड ब्लॉक की इन्होंने स्थापना की। ताप्ती नदी के तट पर विट्ठल नगर में कांग्रेस का 51वां अधिवेशन हुआ। 51 मतलब 51वां अधिवेशन हुआ। इन्हें अधिवेशन का अध्यक्ष बनाकर इन्हें सम्मानित किया। अब जो अधिवेशन हुआ था 51वां, उसमें इन्हें अध्यक्ष बनाया गया और इनका सम्मान किया गया। इससे आजादी का आंदोलन और अधिक तीव्र हो उठी। अब चूंकि ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे तो इन्होंने जन जन में स्वतंत्रता की चिंगारी भर दी थी, जिससे क्या हुआ, आंदोलन और आजादी का जो आंदोलन था वो और अधिक तीव्र मतलब तेज हो गया। इसके बाद त्रिपुरा में कांग्रेस का अगला अधिवेशन हुआ। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष के चयन में 2 नेताओं में मतभेद हुआ। अब अभी तक ये जो कांग्रेस के अध्यक्ष के नेता बने हुए थे, अब जब दोबारा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो इनमें 2 नेताओं के अध्यक्ष के रूप में पद में चयनित होने के लिए आपसी मतभेद हो गए। लिखा है उस समय कांग्रेस को विघटन से बचाने के लिए सुभाष ने कांग्रेस से त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक यानी कि अप्रगामी दल की स्थापना की। अब जब कांग्रेस का जो अधिवेशन था उसके अध्यक्ष पद के लिए जब 2 व्यक्ति आपस में मतभेद होने लगा तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, उन्होंने उस अध्यक्ष पद से ही त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने एक नया दल बनाया जिसे नाम दिया गया अप्रगामी दल। अब सुभाष सबकी श्रद्धा और आशा के केंद्र बनकर सबके प्रिय नेताजी बन गए। अब उनके इस व्यवहार से, उनके इस तरह से, उनके इस कारण से सबके दिलों में वो राज करने लगे। लिखा है निष्कर्ष रूप में मतलब रिजल्ट में, परिणाम में यह कहा जा सकता है कि अपनी मातृभूमि को मुक्त कराने के लिए सुभाष चंद्र बोस अंग्रेज सरकार की यातनाओं को निरंतर सहते रहे। यहाँ पे बताया कि किस तरह से अपने देश को, अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए जो सुभाष चंद्र बोस थे, उन्हें अंग्रेजी सेना थी वो बार बार उन्हें तरह तरह से यातनाएं दे रही थी, उन्हें कष्ट पहुंचा रही थी, लेकिन वो अपने देश के लिए ये सब कुछ सहन करते रहे। तो वो मातृभूमि के सच्चे भक्त कहलाए, इसीलिए दुनिया उनको बहुत अधिक प्यार करती है और आज उन्हें नेताजी के नाम से जन जन के बच्चे उन्हें याद करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं इसके पंचम सर्ग पे, मतलब इसके 5वें अध्याय में आखिर क्या लिखा हुआ है। अगर पूछा जाए कि जय सुभाष खंड काव्य के 5वें सर्ग की कथा वस्तु लिखिए तो आपको इस सर्ग में जो भी कुछ वर्णन किए गए हैं बस वही लिखने हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए सभी सर्ग, सभी अध्यायों की व्याख्या कीजिए, तब आपको सबकी करनी है। अगर सिर्फ पूछा जाए 5वें सर्ग की तो आपको सिर्फ 5वें सर्ग की व्याख्या करनी है। उसके लिए आपको याद रखना होगा कि भाई 5वें सर्ग में आखिर हुआ क्या था। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। अगर एक बार समझ में नहीं आ रहा तो दूसरी बार ध्यान से उसको फिर से देखना है। और अगर कुछ जरूरी बातें जो आप नोट भी करते जाना कि भाई उन्हें पहले सर्ग में क्या बताया गया, दूसरे सर्ग में क्या बताया गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पंचम सर्ग में सुभाष के छद्मवेश में घर से भाग जाने की कथा का वर्णन है कि किस तरह से वो दूसरा रूप वेश धारण करके वो अपने घर से भाग जाते हैं। लिखा हुआ है सुभाष जब घर में नजरबंद थे, नजरबंद मतलब उन्हें अंग्रेजी सेना ने नजरबंद किया गया था कि वो अपने घर में ही रह सकते हैं, वो घर के बाहर नहीं जा सकते। तो जब उन्हें घर में नजरबंद किया गया था तब सरकार ने इनकी समस्त गतिविधियों पर कड़ा प्रतिबंध लगाया। अब जो अंग्रेजी सेना थी, अब चूंकि ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे तो अंग्रेजी सरकार ने इन पर नजरबंदी कर दी थी। ठीक है,
और इनकी गतिविधियों पर एक कड़ा प्रतिबंध लगा रखा था। फिर 15 जनवरी 1941 ईस्वी को जाड़े की अर्धरात्रि मतलब सर्दी की आधी रात में ये दाढ़ी बढ़ाए हुए ये एक मौलवी के वेश में पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर निकल गए और फ्रंटियर मेल से पेशावर पहुंच गए और वहां से बर्लिन। ठीक है, फिर किस तरह इन्होंने क्या किया, अपने घर से निकलने के लिए दूसरा वेश धारण किया, एक मौलवी का वेश धारण किया और उसके बाद वो वहां से बर्लिन पहुंच गए। बर्लिन में इन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। ठीक है, ये इनका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इन्होंने बर्लिन पहुंचकर आजाद हिंद फौज की स्थापना की। फिर लिखा है दूर रहकर स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करना कठिन जानकर ये पनडुब्बी द्वारा टोक्यो पहुंचे। उसके बाद जापानियों ने इन्हें पूरा सहयोग दिया। लिखा है कि अब इन्हें क्या लग रहा था कि अगर ये दूर बैठकर स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ेंगे तो उस पर बुरा असर पड़ेगा, इसलिए इन्होंने एक पनडुब्बी की मदद से ये जापान पहुंचे। अब जितने भी जापानी थे इन्होंने इनकी बहुत अधिक सहायता की। लिखा हुआ है सुभाष ने दिल्ली चलो का नारा हर दिशा में गुंजित कर दिया, मतलब इन्होंने एक नारा बना दिया कि भाई दिल्ली चलो, और ये जो नारा था ये सारी दिशाओं में गूंज रहा था। आजाद हिंद फौज का हर सैनिक स्वतंत्रता संग्राम में जाने को उत्सुक था और इन्होंने जिसकी स्थापना की थी जिसका नाम था आजाद हिंद फौज, उस फौज का हर सैनिक स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक था। अब आते हैं षष्ठ सर्ग में, मतलब कि 6वें अध्याय में लिखा हुआ है षष्ठ सर्ग में आजाद हिंद फौज की भारत पर आक्रमण तथा प्राप्त विजय का वर्णन है कि किस तरह से जो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, उसने किस तरह से अंग्रेजी सेना पर आक्रमण किया और अंत में इसे जीता। लिखा है विजय मतलब जीतना। लिखा है सुभाष ने आजाद हिंद फौज के वीरों को दिल्ली चलो और जय हिंद के नारे दिए। इन्होंने तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये एक बहुत ही मशहूर नारा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, कहकर युवाओं का आह्वान किया। आह्वान किया मतलब इन्होंने पूरे भारत देश के युवाओं को उस संग्राम में हिस्सा लेने के लिए आप बुलाया और साथ ही साथ कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हारे भारत देश को आजादी दूंगा। लिखा है आजाद हिंद सेना ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए और उनके शिविरों पर चढ़ाई करके मोर्चे पर उनको अविस्मरणीय करारी हार दी। अब इसमें क्या हुआ, जो आजाद हिंद फौज थी वो अंग्रेजी सेना ने जहां भी अपनी छावनियां लगाई हुई थी, जहां भी अपना डेरा जमाया हुआ था, वहां पर आजाद हिंद फौज ने पहुंचकर उनको वहां पर हार दी, मतलब उन्हें पराजित किया। ठीक है, अब आते हैं इसके समतप सम, मतलब इसके 7वें अध्याय पे। 6वें अध्याय में बताया गया कि किस तरह से जो आजाद हिंद फौज थी उसने अंग्रेजों की छावनियों पर जाके आक्रमण किया और उस जगह को जीत लिया। ठीक है, अब आते हैं 7वें सर्ग पे। लिखा है 7वें सर्ग में, और ये जो 7वां सर्ग है ये इसका अंतिम सर्ग है। लिखा हुआ है 7वें सर्ग में द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी तथा जापान की पराजय की चर्चा की गई। अब इसमें बताया गया कि किस तरह से जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उसमें जर्मनी और जापान हार गया था। लिखा है संसार में सुख दुख और जय पराजय का चक्र तो चलता रहता है। लेखक कह रहे हैं कि संसार में सुख दुख और हार जीत तो लगी रहती है। अंग्रेजों को पलड़ा अब फिर धीरे धीरे भारी होने लगा। जिस तरह से जो आजाद हिंद फौज ने सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई और एक के बाद एक धीरे धीरे वो अंग्रेजों से जीतने लगे, लेकिन फिर उल्टा हुआ। क्या हुआ, अंग्रेजों का पलड़ा एक बार फिर भारी होने लगा। आजाद हिंद फौज की भी जय के बाद अब पराजय होने लगी, मतलब अब वो हारने लगे। अगस्त 1945 ईस्वी में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नगरों पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिरा दिए गए। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो अमेरिका ने जापान की 2 जगह जिनका नाम है हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज भी वहां जो बच्चे पैदा होते हैं वो अपाहिज होते हैं। लिखा है जापान ने मानवता की रक्षा के लिए जनहित में आत्मसमर्पण कर दिया। अब जो जापान जो देश था उसने अपने लोगों को बचाने के लिए अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। लिखा है 18 अगस्त 1945 ईस्वी को ताई होक में इनका विमान आग लगने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया और सुभाष जी भी नहीं बच सके। अब लिखा है कि एक यात्रा के दौरान 18 अगस्त 1945 को जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे वो यात्रा कर रहे थे, तो इसी दौरान क्या हुआ कि ताई होक में इनका जो विमान था, इनका जो जहाज
जहाज था आग लगने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। जब तक सूर्य, लेखक ने लिखा है, जब तक सूर्य चंद्र और तारे रहेंगे, जब तक सूर्य चंद्र और तारे रहेंगे, भारत के घर घर में सुभाष अपने यश के रूप में अमर रहेंगे। अर्थात लेखक ने यहां पर सुभाष चंद्र बोस के यश की, उनके वैभव का बखान किया है कि जब तक पृथ्वी पर सूर्य चंद्रमा और तारे रहेंगे तब तक हर घर में सुभाष चंद्र बोस के नारे लगते रहेंगे, सुभाष चंद्र बोस तब तक हर घर में अमर रहेंगे। लिखा है उनकी यशोगाथा नवयुवकों को त्याग, देश प्रेम और बलिदान की प्रेरणा देती है। अब जो सुभाष चंद्र बोस की जो यश की, जो उनके वैभव की जो गाथा थी, इससे हमारे देश के युवाओं को आज त्याग, बलिदान और साथ ही साथ देश प्रेम की एक प्रेरणा मिल रही है। ठीक है, तो ये था जय सुभाष खंड काव्य के 7 सर्ग की कथा वस्तु। अब इससे क्वेश्चंस कैसे भी पूछे जा सकते हैं। आपको बस इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना है, इसकी कहानी को बहुत अच्छे से समझना है कि कौन से सर्ग में लेखक पांडे जी ने किस बारे में बताया। ठीक है, तो याद रखना सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण कीजिए। तो आपको उनके बारे में ये सारी बातें लिखनी हुई है, जो भी बातें आपने इस वीडियो में सुनी है, समझी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, याद रखना आपको अपनी बुक में देखना जरूर है कि आपके जिले में आ रहा है या नहीं। ठीक है, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।